प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या। इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहले तो हम जानेंगे संख्या। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक तो होती है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं वास्तविक संख्या हमारे पाठ का नाम है। हम यहाँ देख के जान सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर बनाते हैं वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी सभी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें, उदाहरण जैसे 8, 4, 5, 6 या 10 ले लें। इनके गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे? एक तो ये 8 1 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है। इसी प्रकार 4 1 से भी कट रहा है, 2 से भी और 4 से भी। 10 को देखते हैं काट के। 10 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और 10 से भी। आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड। यहाँ इसके 4 गुणनखंड, इसके 3 हैं, इसके 4 हैं। इसी प्रकार अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हैं। केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 3, 5 या 7। इनको देखिए, इनके गुणनखंड करके देखते हैं तो 3 1 से कट रहा है और 3 से, 5 1 से और 5 से, और 7 को काटेंगे तो 7 में 1 से कट रहा है और 7 से। इनके केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। या हम इसको कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और स्वयं दोनों से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है 140। जैसा कि हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड करेंगे 140 की, तो 140 को 2 से काटेंगे तो हमें पता 70 गुना 140, 2 से काटेंगे तो 35, 35 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 1 से कटेगा। इसके गुणनखंड लिख देते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने बार 2 मिला है 2 बार, तो इसकी घात लगाएंगे हम 2। 5 एक बार मिला है और 7 एक बार। दूसरा सवाल रहेगा हमारा, दूसरा है 156। इसके भी गुणनखंड करेंगे 156। 2 से इसको काटते हैं, 2 7 14, 1 बचा 16 हुआ, तो 2 8 16। इसको 2 से काटेंगे तो 39 से 3 है, और यहाँ 3 से काटेंगे 39 को 13, 13 3 39। 13 एक अभाज्य संख्या है तो वो 13 से ही कटेगी। इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिख दो 156। 2 मिला है 2 बार, 3 एक बार और 13। इसी का तीसरा है 38 25। इसका गुणनखंड करते हैं 38 25, 3825, 3 से विभाजित होगा, 3 कम 3, 3 6 और 3 7 21 और 3 5 15। अब ये 3 से हो जाएगा, 3 12, 3 6, 3 5 15, 425। इसको 5 से विभाजित करते हैं, 5 8 40 और 5 25। 5 से करेंगे तो 17 5 85। 17 को 17 से विभाजित करेंगे तो 17 गुणनखंड लिख देते इसलिए 38 25। 3 मिला है 2 बार, 5 भी 2 बार और 17 एक बार। इसके बाद चौथा है इसी का, चौथा है 5005, 5005। इसको भी कर देते हैं, तो ये 5 से विभाजित होगा, 5 1 5 और 5 5। 7 से करेंगे तो 7 1 7, 7 4 28 और 7 3 21। और 11 से करेंगे, 11 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 33, और ये 13 से होगा, 13 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 एक बार मिला है, 7 भी एक बार मिला है, 11 भी एक बार मिला है, 13 भी एक बार मिला है। पहले का 5वां 74 29। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 74 29 17 से विभाजित होगा, 17 चौका 68, 17 3 51। तो 62 से 51 को घटाएंगे तो 1 और 1 11 29, 109 आएगा तो 119, 17 7 119। इसके बाद अब ये कटेगा 19 से, 19 दूनी 38, 5 बचा, 19 3 57। अब ये कटेगा 23 से। तो 74 29 के अभाज्य गुणनखंड
17 गुणा 19 गुणा 23। तो स्टूडेंट पहला प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न का पहला। तो प्रश्न है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो चलिए पहले तो हम ज्ञात करेंगे यहाँ एलसीएम और एचसीएफ, इसके बाद इसको हल करेंगे। जांच भी करना है तो 26 के गुणनखंड करेंगे अभाज्य और 91 के अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे 13 और 13 को काटेंगे 13 से ही तो एक बार। 91 को 7 से काटेंगे तो 13 सत्ते 91 और 13 से काटेंगे तो एक बार। तो 26 और 91 इनके लिखेंगे गुणनखंड। होगा 2 गुणा 13 और ये है 7 गुणा 13। अब ज्ञात करेंगे इनका एचसीएफ 26 और 91। तो एचसीएफ क्या होगा? जो संख्या दोनों में होगी। ऐसे हम शुरुआत से पढ़ते आए हैं कक्षा चौथी पांचवी से ही, जो संख्या दोनों में कॉमन होंगी तो एचसीएफ होगी। हम करते हैं इसको, दोनों में कॉमन क्या है 13, ये एचसीएफ हो गया। इसके बाद एलसीएम 26 और 91। एलसीएम क्या होगा? जो संख्याएं सिंगल हैं उनको ज्यों कहते हैं, और जो संख्या दोनों में है उनकी मिनिमम घात लेते हैं, सबसे छोटी घात। ये 13 दोनों में है और एक बारी है, इनका कर देते हैं गुणा। तो 13 सत्ते 91 और 91 दूना होता है 182, 90 दूना 180 और 1 दूनी 2। अब हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच क्या होती है इसकी? जांच होती है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं हमारे पास हैं 26 और 91। एचसीएफ आया हुआ हमारा 13 और एलसीएम 182। इन दोनों गुणा करते हैं 91 और 26 का। तो 6 एकम 6, 6 नम्मा 54, 2 एकम 2, 2 नम्मे 18। जोड़ते हैं इनको 6, 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2। इसका है 23, 66। इसका करते हैं बोला 13 दूना 26, हासिल 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 106, हासिल आएगी 10। 13 एकम 13 और 10 23। तो यहाँ हम देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, क्योंकि LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः हमारा उत्तर सही है। क्या है? सही होगा, या हमारी जांच सही होगी। ओके, 30 सेकंड का समय आपके लिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे इसका दूसरा सवाल। इसी का दूसरा हल करेंगे। दूसरा सवाल है 510 और 52। 510 और 92 92।
तो जिस प्रकार से हमने पहला सवाल किया है उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो पहले इसके गुणनखंड करेंगे 510 और यहाँ रहेगा हमारा 92। 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, ये आके यहाँ 10 हो गया, 11 हो गया तो 2 पंचे 10 और 1 बचा तो 2 पंचे 10। अब 3 से करेंगे इसको, 3 से काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा और 3 पचे 15। इसके बाद 5 से काटेंगे तो 17 पंचे 85 और 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1। 92 को 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। 2 से काटेंगे तो 23 दूना होता है 46, आएगा यहाँ 23। और 23 कटेगा हमारा 23 से ही, 23 से कम 23। गुणनखंड इसके लिख देते हैं 510, इसका कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92, इसका आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। अभी हम निकालेंगे HCF 510 और 92 कितना आएगा। जो संख्या दोनों में होगी वो HCF होगी, तो HCF आ गया हमारा 2 और LCM 510 और 92। LCM में हम देखते हैं जो संख्या सिंगल है उनको तो जैसे कि तैसा लिखेंगे, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। और जो दोनों में है उनके लेंगे अधिकतम घात। LCM में लेते हैं अधिकतम घात, HCM में लेते हैं हम लोग न्यूनतम घात। और HCM में लेंगे हम न्यूनतम घात और LCM में लेंगे अधिकतम घात। अधिकतम मतलब देखते हैं कि 2 यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, लेकिन है 2 दोनों में, तो 2 बार है तो इसको अधिकतम लेना है, तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2। अब इनका करेंगे गुणा, तो LCM कितना आएगा हमारा, LCM बराबर होगा 3 पचे 15, 15 दूनी 30 दूनी 60, यहाँ आ गया 60 गुणा 17 गुणा 23। तो 17 से 60 का गुणा करेंगे, 17 छक्का 102 और ये आएगा 0 गुणा 23। इसका 23 से गुणा करेंगे तो 23 का 0 से करेंगे तो 0, 23 दूनी 46, हासिल आएगा 4, 0 से करेंगे तो आएगा 0, हासिल आया था 4 तो 4 लिख देंगे, 23 से कम 23। LCM आया हमारा 23,460। अब हम करेंगे इसकी जांच। तो जांच क्या होती है, जांच होती है 2 संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। 2 संख्याएं हैं हमारे पास 510 और 92। HCF आया था हमारा 2 और LCM है 23,460। इनका गुणा करेंगे तो 510 में गुणा करेंगे 92 का, 2 का 0 से करेंगे 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। 9 से करेंगे तो 9 का 0, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, 0 2 9 5 1 6 और 4। यहाँ है हमारा 46 920। इसका भी गुणा कर देते हैं, 2 का 0 से 0, 2 छक्का 12, हासिल 1, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 46 920।
हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, क्योंकि एल एच एस बराबर है आर एच एस के, अतः जांच सही है। ये लिख सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। मैं हट जाता हूँ 1 मिनट के लिए। अब हम इसी का करेंगे तीसरा सवाल। पहले इसको मिटा देते हैं। इसी का तीसरा सवाल है 36 और 54। 336 और 54, तो इनको भी उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे हम पिछले सवालों को हल किया है। दोनों के गुणनखंड करेंगे, दोनों की एलसीएम एचसीएफ लेंगे और दोनों की जांच कर देंगे। चलो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 अट्ठे 16। 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। ये भी 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 21 3 से कटेगा तो 3 सत्ते 21 और 7 1 से। 54 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14। 27 3 से कटेगा तो 3 नम्मा 27। 9 को काटेंगे 3 से तो 3 तिरका 9। 3 को 3 से काटेंगे तो 3 कम 3। इनके अभाज्य गुणनखंडों को लिखते हैं। 336, तो 2 हमें मिला है 1 2 3 4 बार। 2 मिला है हमें 4 बार, 3 1 बार, 7 1 बार। और 54, 2 1 बार मिला है, 3 मिला है 3 बार। तब हम ज्ञात करेंगे यहाँ एलसीएम और एचसीएफ। पहले ज्ञात करते हैं एचसीएफ। 336 54, तो हमें एचसीएफ में क्या लेते हैं, न्यूनतम घात। 2 दोनों में है, 2 की न्यूनतम घात क्या है, 2। 1 ही है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, तो 1 न्यूनतम घात 1 होगी। और यहाँ 3 की भी न्यूनतम घात 1 होगी। 1 बार 2 लेंगे और 1 बार 3, तो एचसीएफ आएगा 6। एलसीएम 336 और 54। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, अधिकतम घात लेना है। 2 की घात 4 और 3 की घात 3, बचा हमारा 7। तो इसको भी लिख लेते हैं। गुणा करेंगे तो 2 की घात 4, 2 एकम 2, 2 गुना 4, यानी 2 का गुणा 4 बार करना है। 2 की घात 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16। 3 का 3 बार करना है। 3 तिरका 9, 9 30 27 गुणा 7। इसका भी गुणा करें। 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43। गुणा करेंगे 7 का तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 7 चौका 28 और 2 30, 30 24। एलसीएम आया 30 24। इसके बाद करेंगे हम जांच, वही पुराना जांच। 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो एचसीएफ हमारा आया है 6, एलसीएम आया है 30 24। संख्याएं हमारे पास हैं 336 और 54।
पहले 336 और 54 का गुणा कर लेते हैं। 4 छक्का 24, हासिल 2, 4 3 12, 12 और 2 14, हासिल 1, 4 3 12 और 1 13। 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, हासिल आएगी 3, 5 3 15 और 3 18, हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 और 3 11, 7 और 1 8, 11 हासिल 1, 6 7 1 8 और 1, यहाँ 18 144। यहाँ पे देखते हैं 6 चौका 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1, 0 में गुणा करेंगे 6 का 0, हासिल 1 थी और 6 थी 18, 18 144 दोनों आ गए। हम देख रहे हैं चूंकि LHS बराबर है RHS, अतः जांच सही है। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा तीसरे का 12 15 और 21। 12 15 और 21। देखिए अभी तक हमने पहले प्रश्न में किए थे 2 अंक वाले, अब करेंगे हम 3 अंक वाले। तो जिस प्रकार से हमने 2 अंकों वाले दो अंकों वाले युग्मों के किए थे LCM और HCF ज्ञात किए थे, उसी प्रकार से हम इन 3 संख्या वालों की भी LCM और HCF ज्ञात करेंगे। यहाँ 12 15 और 21 का लेंगे LCM, वो गुणनखंड। तो 12 को काटेंगे 2 से 6, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 3 एकम 3। 15 को 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और 21 को 3 से काटेंगे 3 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ लिख लेंगे 12 15 21। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 है गुणा 3, यहाँ 3 गुणा 5 और 3 गुणा 7। तो जैसे पहले हमने HCF और LCM ज्ञात किए हैं वैसे ही करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन होगा उसकी न्यूनतम घात लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है 3, 3 की न्यूनतम घात 1 ही है और तो कोई कॉमन है नहीं। तो HCF हमारा हो जाएगा 3 और LCM के लिए हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को लिखना है। 2 की घात 2 है गुणा 3, तीनों है तो 3 एक ही बार लिखेंगे, अधिकतम घात 1 ही है 5 गुणा 7। गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 का 7 से गुणा करेंगे तो 6 7 12 यानी 420। इसका पहला सवाल हल कर चुके हैं। LCM और HCF दोनों हमारे पता चल चुके हैं। अब हम करेंगे दूसरा। इसी का दूसरा है 17 23 और 29। इसी का दूसरा है 17 23 और 29। इनके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये तो संख्याएं ही अभाज्य हैं, तो इनके तो अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 17 23 और 29। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो या एक और स्वयं से कटे। तो देख रहे हैं 17 किससे कटेगा, 1 और 17 से। 23 कितने से कटेगा, 1 और 23 से। 29 1 और
29 से। तो इसका HCF ज्ञात करते हैं। तो HCF देखते हैं तो तीनों में कौन सी संख्या होगी, एक तीनों में कॉमन होगी क्योंकि एक सभी के साथ होती है। और एलसीएम के लिए जब संख्या अभाज्य हो, उनके गुणनखंड ना हो, तो हम संख्याओं का ही गुणा कर देते हैं तो हमें एलसीएम मिल जाता है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 17 गुणा 23 गुणा 29 करें गुणा। 17 3 51, हासिल आएगी 5, 17 दूनी 34 और 5 39। अभी गुणा करेंगे 29 से। 9 एकम 9, 9 में 81, 9 27 और 8 35। 2 एकम 2, 2 18, हासिल 2 3 6 और 1 7 आएगा 9 3 5 8 13 3 हासिल 1 7 3 10 और 1 11। तो एलसीएम आ गया हमारा 11 339। और ये सबको हम मिटा देते हैं। इसी के साथ अभी एक सवाल और रह गया इसी का, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन दोनों को मिटाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी का तीसरा, 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 के गुणनखंड करेंगे, 9 के गुणनखंड करेंगे और 25 के भी गुणनखंड करेंगे। 8 को 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 को 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 दूने 4 और 2 एकम 2। 9 कटेगा 3 से तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3। 25 5 से कटेगा, 5 25 और 5 एकम 5। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 2, 25 के अभाज्य गुणनखंड हमारे आए हैं 5 की घात 2। तो HCF ज्ञात करना है इसको। देखिए यहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है, संख्या वही रहेगी। अब ऐसे ही प्रत्येक संख्या के साथ 1 का गुणा हमेशा रहता है। तो यहाँ HCF क्या होगा, 1 और LCM। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब HCF 1 होता है किसी संख्याओं का, LCM ज्ञात करने के लिए हम उन सभी तीनों संख्याओं का ही गुणा कर देते हैं तो हमें LCM मिल जाता है। तो 25 का 8 से करेंगे तो 25 8 200 और 290। 200 का 9 बार गुणा करेंगे तो 180 यानी 1800। 200 का 9 बार गुणा करेंगे, 25 8 200, 200 गुणा 9 1800। तो इस प्रकार हमने हल कर लिया है प्रश्न क्रमांक 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 को। तो इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 कह रहा है, दिया है हमें HCF 306 और 657। HCF 306 657 बराबर दिया हुआ है 9 दिया है।
एलसीएम ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 900 657 ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, पहले तो लिखेंगे दिया क्या है, हमें जो दिया गया है उसे पहले लिखेंगे। दिया है, दिया गया है HCF 306 657 इक्वल टू 9। LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो अभी जस्ट हमने प्रश्न क्रमांक 2 में पढ़ा है कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के बराबर होता है। तो इसी प्रकार से हमें इसी सूत्र का सहारा लेना पड़ेगा इसमें, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो दो संख्याएं हमारे पास है 306 और 657। HCF 9 दिया गया है और LCM हमारे पास नहीं। हमें LCM ज्ञात करना है तो इस 9 का पक्षांतर करेंगे, 306 गुणा 657, 9 का पक्षांतर करेंगे तो 9 गुणा में था, भाग में चला जाएगा, तो LCM बराबर हमें मिल जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 30 27 बचा 3, 9 चौका 36 34, यहाँ हुआ हमारा 34 गुणा 657 बराबर LCM। गुणा करते हैं 657 गुणा 34, 4 7 28 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 30 7 21 हासिल का 2, 3 5 15 और 2 हासिल 27 17 हासिल का 1, 3 18 और 1 19, 8 3 7 13 हासिल 1, 3 और 9 12 हासिल 1 और 1 2, यहाँ आ गया 22 338। LCM तब लिखेंगे अतः LCM 306 657 बराबर 22 338। ये हमारा आंसर होगा। तो इसी प्रकार हमने कर लिया है चौथा सवाल भी समाप्त। अब हम करेंगे पांचवा। इसके लिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद आगे करेंगे हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए। अगले सवाल में हमें जांच करना है। जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या n के लिए छः n अंक 0 पर समाप्त होता है। हो सकती है। हमें ये जांच करना है कि कोई संख्या 6n के लिए n 6n के लिए 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम करेंगे, तो हम पहले सोचेंगे इसके लिए कि क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त कब हो सकती है। इसके लिए हम देखते हैं, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों में 2 और 5 हो, वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती।
ट्राई करते हैं। यदि हम 3 का गुणा 5 से करें तो 15, इसमें तो 0 नहीं आएगा। 2 का 5 से करेंगे तो 10, ये 0 पर समाप्त हो रही है। अगर हम करें 2 गुणा 3 गुणा 5, 3 5 15 और दूनी 15 दूनी 30, ये 0 पर समाप्त हो रही है। यदि हम करें 7 गुणा 3 करें, 7 30, 12 गुणा 3 करें तो 12 30 36, क्या किसी संख्या में 0 आ रहा है? 0 उसी संख्या में आ रहा है जहाँ जिनके गुणनखंडों में 2 और 5 हो। अतः हम कह सकते हैं कि 0 पर वही संख्या समाप्त हो सकती है जिसके गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हो। यदि 2 और 5 उपस्थित नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। चलिए इसको लिखते हैं। हल करेंगे। कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके भाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हो। तो 2 और 5 उपस्थित हो तो हम लोग 6 के गुणनखंड करेंगे। 6 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3। देखिए इसमें 2 तो उपस्थित है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 है परंतु 5 नहीं। कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित हो। 6 के अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो उनमें 2 है परंतु 5 नहीं है, ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है परंतु 5 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं किसी संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। यदि यहाँ 6 के गुणनखंडों में 2 और 5 उपस्थित होता तो हम कह सकते थे कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ हमने 5वां प्रश्न भी हल कर लिया है। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। तो इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, फिर अगला सवाल। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि, ये क्या करना है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा 7 6 5 4 3 2 1
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। हमें व्याख्या करना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है। क्यों है कोई भी संख्या भाज्य क्यों है, कब होती है, जब उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अभी तो ये संख्या हम लोग इसको हल करेंगे किस प्रकार से। हम यदि इसको दिखा दें कि इसके दो से अधिक गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भाज्य होगी। तो चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 तथा दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसको हल करते हैं। यदि हमने इसके दो से अधिक गुणनखंड सिद्ध कर दिए तो हम कह सकेंगे कि ये संख्याएं भाज्य हैं। करते हैं। 13 दो जगह यहाँ और यहाँ 13 दोनों तरफ है, तो हम यहाँ से 13 को उभयनिष्ठ लेंगे। बचा गया 7 गुणा 13 गुणा 1 और प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 13 बाहर आ गया और यहाँ से भी 13 बाहर आ गया। तथा 7 6 5 4 इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 5 और 5 दोनों जगह से 5 कॉमन लेंगे। तो 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1 ये बचे। आगे बढ़े तो यहाँ आ गया 13 कोष्टक 11 सत्ते 77 77 और 1 जोड़ेंगे तो आएगा 78 तथा यहाँ 5 77 प्लस 1 लिख लें इसको भी। 1 का 2 से गुणा 2 1 2 2 3 6 6 चौका 24 24 छक्का 144 24 छक्का 144 गुणा 7 7 चौका 28 हासिल आएंगे 2 7 चौका 28 और 2 30 की 0 हासिल आएंगे 3 7 1 7 और 3 10। यहाँ आ गया 1008 प्लस 1। इसको जोड़ देंगे आएगा 13 गुणा 77 गुणा 77 और 1 को जोड़ देंगे तो आएगा 78 तथा 5 गुणा 1008 में जोड़ेंगे तो 1009। देखिए इनके दो गुणनखंड हैं तो हमें पता है कि हम इनके गुणांक में 1 लिख सकते हैं। जब 1 लिख सकते हैं तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गए और इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, अतः हम कह सकते हैं कि संख्याएं भाज्य हैं। यही कारण हमें देना था। कारण देंगे चूंकि दी गई संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड है। दो से अधिक गुणनखंड हैं, अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। कारण देना था कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं, अभी हमने कारण दे दिया है कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए संख्याएं भाज्य होंगी। अगला और लास्ट सवाल होगा इसका, इस प्रश्न बनेगा क्योंकि हम 5-6 सवालों को हल कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे हम अगला और लास्ट सवाल, तो इसको मिटा देते हैं।
लास्ट सवाल कह रहा है, देखिए सवाल में ना लिखूं तो अच्छा है, आप लोग बुक से देख लेना, बहुत छोटा है, इसको आप लोग बुक से देख लेना। मैं सवाल पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार एक पथ है। ऐसा प्रश्न कह रहा है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर गए। एक ही स्थान सोनिया और रवि एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ के स्थान पर मिलेंगे। हमें ये बताना है कि यदि ये सोनिया और रवि दोनों इसी स्थान से चलेंगे और एक ही समय पर चलेंगे, क्योंकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं इस पूरा करने में चक्कर को, और रवि को लगते हैं 12 मिनट, तो इसकी स्पीड कम है और इसकी ज्यादा है। तो हमें बताना है कि ये कम से कम कितना समय इनको लगेगा पहली बार एक दूसरे से उसी स्थान पर मिलने में। तो कम से कम के लिए हम लगाते हैं LCM और ज्यादा से ज्यादा के लिए HCF, क्योंकि इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट मतलब न्यूनतम यानी सबसे छोटा मान। तो इसके लिए देखते हैं, दिया हमें है सोनिया का समय, सोनिया का समय कितना है 18 मिनट, और रवि का समय कितना है, रवि का समय हमें दिया हुआ है 12 मिनट। हम इसका निकालेंगे LCM। LCM करने पर तो 18 और 12 कर देंगे LCM, दो से काटेंगे 2 में 18 और 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे तो 9 नहीं कटेगा और 2 3 6, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 1, तो LCM क्या होगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, तो 2 दूना 4 और 3 3 का 9, तो 9 चौका 36। इसका मतलब है 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से पुनः उसी स्थान प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अतः सोनिया और रवि कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसी प्रश्न के साथ हमारी प्रश्नावली होती है समाप्त। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।